नमस्कार दोस्तों। ईडीपी ऑनलाइन मॉड्यूल 1 प्रोग्राम ओरिएंटेशन के तहत आज आपसे बात करने जा रही हूँ मैं डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बदलते समय के साथ, बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जब से इंसान को समझ आई तब से उसको ये बात मालूम हुई या उसने इस बात पे काम करना शुरू किया कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। किस तरह से काम किया जा सकता है कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी जो लाइफ़ है उसको एक बेहतर आयाम दे सकें। और शुरुआत हुई एजुकेशन के साथ। डेफ़िनेटली नौकरी, बिज़नेस, बहुत सारे ऑप्शंस आते चले गए और इस नौकरी में और इस बिज़नेस में भी बहुत सारे वेरिएशंस निकलते चले गए, बहुत सारे पहलू सामने आते चले गए। आज का युग जब आया तो हमने नौकरी ढूँढने के बजाय नौकरी देने वाला बनना सीख लिया है। जॉब क्रिएटर बन गए हैं हम, जॉब सीकर की जगह। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत भी है। हर चीज़ को अगर देखा जाए, अगर हम अपने देश की इकोनॉमी की बात करें, अगर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करें, तो हर चीज़, हर नज़रिए से एंटरप्रेन्योर बनना या एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है, आने वाले वक्त में ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इस सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, किन-किन फ़ील्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप से आप मुखातिब हो सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एंटरप्रेन्योरशिप को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना या जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली बात तो ये कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम हमेशा काम एक चीज़ पर करते हैं। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है एक आइडिया। आप एक पेंटर को देखिए, वो पेंटिंग बनाता है, एक पोएट है वो कविता लिखता है, एक कहानीकार है वो कहानी लिखता है, लेकिन सबके बीच में एक कॉमन चीज़ है एंड दैट इज़ एन आइडिया। अगर आपके पास आइडिया नहीं होता है तो आप उस काम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड सेम अप्लाइज विद द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके पास, आपके सामने आइडिया है, आप उस आइडिया को कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आइडिया सामने होना, उसमें अपॉर्चुनिटी तलाशना, उसको पॉलिश करना, उसको परस्यू करना और अपने गिवन रिसोर्सेज से उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने के बाद एक ऐसा रिजल्ट देना जो आपकी सक्सेस में तो मददगार है ही है, साथ ही हमारे देश की इकोनॉमी को भी बहुत बेहतर करने में मददगार है। तो आपको टाइम भी लगाना है, आपको एफर्ट भी लगाना है, आपको रिस्क भी लेना है, और ये वो सारी बातें हैं जो लगातार हम आपसे सेशंस में करते चले आते हैं, बताते चले आते हैं। फैक्टर्स वही कॉमन होते हैं, लेकिन उनके जो देखने के तरीके हैं, जो शेड्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। क्योंकि हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं दोस्तों, तो हम अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन और एक उस आज़ादी की बात करते हैं जो हमको अपने काम में चाहिए होती है। फ्रीडम का सेंस, फ्रीडम की फील अगर काम के अंदर आ जाती है तो हमारे रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे और उतने ही मजबूत हो जाते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन कॉन्सेप्ट से मीनिंग थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। क्या मायने हैं, क्या मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप के? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। द वेल्थ इज़ क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल who assumes the major risk in terms of equity, time or career commitment or provide value for some product or service। हमको क्या करना होता है, हम करते क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? उस आइडिया के साथ अपने टाइम को लगाते हैं, अपनी स्किल को लगाते हैं, उन रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम उस काम को करते हैं, क्योंकि उस रिस्क के आगे हमको रिजल्ट दिखाई दे रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग यही है कि हम एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जहाँ पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इससे कुछ बहुत अच्छा प्रूव कर ले जाएंगे। हम कुछ नया करना चाहते हैं, शायद वो बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया है, एक छोटा सा सीड है हमारे पास, जिसको हम एक बहुत खूबसूरत पेड़ में तब्दील करना चाहते हैं। वो पेड़ जब बड़ा होगा तो उसमें फ्लावर्स भी होंगे, लीव्स भी होंगी, उसमें बहुत सारे शेड्स भी होंगे, वो आपको एक अलग और बेहतर रिजल्ट देगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट वन आइडिया दैट creates your future, that creates your success। आगे चलती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप
अच्छा, जब बात किसी भी बात की होती है तो बहुत सारी थ्योरीज़ बनने लगती हैं उस पे। बहुत सारा जब चीज़ लाइमलाइट में आने लगती है, हाइलाइटेड हो जाती है, तो फिर वो एक स्टडी मटेरियल भी बनने लगती है, क्योंकि ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है उस पे सोचने की, ज़रूरत होती है उस पे चिंतन करने की, ज़रूरत होती है उस पे चीज़ों को निकालने की, ताकि हम अभी तो चलिए एक इमैच्योर स्टेज पे हैं, लेकिन शायद आने वाले वक़्त में ये इतनी बड़ी डिमांड बन जाए कि हमें लोगों को इस पे पढ़ाना पड़े। ये सारे कॉन्सेप्ट सोच के उन चीज़ों पे थ्योरीज़ बनाई जाती हैं, उनको डेफ़िनिशंस दी जाती हैं, उनके मायने समझाए जाते हैं। तो यहाँ भी मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ओरिजिन तो कहीं न कहीं से किसी न किसी चीज़ का होता ही है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। जी, लेकिन हम जब फ्लो में एक हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी में बोलने लगते हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर बोलने लगते हैं। तो द वर्ड एक्चुअली इज़ एंटरप्रेन्योर। और ये एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया है? ऑब्वियसली फ्रेंच सुनाई दे रही है मेरी ज़ुबान में आपको। ये एक फ्रेंच वर्ड है, एंट्रेप्रेन्योर डे, ये वहाँ से आया है। एंट्रेप्रेन्योर, रुको फिर से ले रही हूँ। ये एक फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर से आया है। जी हाँ, ये है एक फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है टू अंडरटेक। इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इट मीन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, वेरी सिंपल। एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना जिसको होल सोल हर तरह से आप शुरू भी करते हैं, चलाते भी हैं, और उसकी सक्सेस के साथ अपनी स्टोरीज भी लिखते हैं। द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी अगर है कि आप एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, आगे भी उस वेंचर को ले जा रहे हैं, आप रिस्क उठा रहे हैं, एक प्रॉफिट बनाने के, अगर आपको फ़ायदा उठाना है उस बिजनेस से, तो डेफिनेटली आप रिस्क भी उठा रहे हैं। एंड द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। एक बहुत सिंपल सी बात है जो हम हमेशा कहते हैं, अलग अलग स्पीकर्स आपको इन सेशंस में मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो एक नए आइडिया के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं जस्ट की बात करूं, बात की कि क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, तो बस ये एक स्टार्टिंग है किसी नए बिजनेस की, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। अब आपको किसी भी चीज़ को अगर किसी एग्जाम्पल के साथ कोट किया जाता है तो शायद वो बहुत बेहतर समझ में आती है। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी दौड़ भाग है, सब कुछ है, लोगों की ज़रूरतें बदल चुकी हैं, लोगों के पास समय कम है, और ये समय का कम होना कितनी सारी नई चीज़ों को इनोवेट कर रहा है, ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मुंबई की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आपको ले जाना चाहती हूँ, जहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है, इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने लिए सोच सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। और एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि लोग सुबह 7 बजे घर छोड़ देते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, और ऑब्वियसली अगर कोई सुबह 7 बजे घर छोड़ रहा है तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना सके, या वो अपने लिए खाना बना सके, या वो अपना टिफ़िन लेके बना के ऑफिस ले जा सके, क्योंकि 7 बजे अगर मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़नी है और 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो डेफिनेटली समय नहीं है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में कहीं कोई दिमाग ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई ऐसा सोल्यूशन है जो हम ढूंढ सकते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे भी प्रॉफिट देगा। और ये है मुंबई के महादेव, जिन्होंने इस बारे में सोचा और एक नई चीज़ इन्वेंट कर डाली, मुंबईज ग्रेट ग्रैंड डब्बा वालाज। लाइफ कितनी ज़्यादा हेक्टिक है वहाँ पर, और ये डब्बा वाला जो है ये कितने बड़े और कितने मतलब एक मेजर प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। लेकिन था क्या, एक सिर्फ एक छोटा सा आइडिया ही तो था ना, कि चलिए टिफ़िन सर्विसेज शुरू की जाती हैं, और आज ये मुंबई के डिब्बा वाला अपने इस छोटे से आइडिया से इतनी बड़ी जगह पर पहुँच गए हैं कि IIM के अंदर प्रॉपरली एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस लेने के लिए इनके लोगों को बुलाया जाता है। जी, ये होता है एक छोटा-सा आइडिया जिसको हम एक बहुत बड़ा शेड दे देते हैं। तो ये मुंबई के डब्बा वालाज़ एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत, बहुत सूटेबल एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स की बात कर लेती हूँ। इन इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कंबाइंड विद लैंड, लेबर, नेचर रिसोर्सेज़ एंड कैपिटल। ऑब्वियसली आपको किसी भी बिज़नेस को अगर शुरू करना है तो आपके पास थोड़ा जगह भी होनी चाहिए, थोड़ा मैन पावर भी होनी चाहिए, थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप
फैक्ट्री चला रहे हैं कुछ है, तो भाई आप ऐसी जगह पर हो कि धूप हवा पानी हर चीज़ की आपके पास गुंजाइश हो, और डेफिनेटली कैपिटल भी होनी चाहिए। थोड़ा तो पैसा होगा तभी तो आप बिजनेस शुरू कर पाएंगे, ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग एंड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस ability to succeed in an ever changing and increasingly competitive global marketplace। आप अपने उस सारी रिसोर्सेज से जब उन चीज़ों को जनरेट करते हैं, उन रिसोर्सेज के ज़रिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए, अपनी स्किल्स के ज़रिए एक अच्छी चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ साथ आपके राष्ट्र की एबिलिटी भी साबित होती चलती है साथ में, और आप इस नेशनल इनकम को जनरेट करने में भी मददगार साबित होते हैं। तो जो इकोनॉमी की बात मैंने आपसे करी थी, वो भी यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ चलती रहती है। और आज के समय में ये एक बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर बन चुका है किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। अब कुछ और भी बातें हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मरियम वेबस्टर के थ्रू अगर मैं बताना चाहूँ आपको, इस डिक्शनरी के थ्रू, वन हु ऑर्गेनाइजेस, मैनेजेस एंड एज्यूम्स द रिस्क ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्राइज के अंतर्गत या बिजनेस के अंतर्गत उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, और ये जानना कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और उन फैक्टर्स से हम उन रिस्क फैक्टर से कैसे ओवरकम करके बाहर आ सकते हैं। अगर ये सारी कैपेबिलिटीज़ आप में एक बिजनेस को लेकर के हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। डिक्शनरी.com की बात करी जाए तो अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस एनी एंटरप्राइज, स्पेशली अ बिजनेस, यूजुअली विद कंसिडरेबल इनिशिएटिव एंड रिस्क। आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे, आपको वर्ड्स मिलते जुलते हर जगह वही लगेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर का फेर हो सकता है, पर कॉमनली कुछ चीज़ें सामने आ रही होंगी आपके, जो ये चीज़ क्लियर कर रही होंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर क्या है। पीटर ड्रकर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। उनका ये कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज पर्पसफुल इनोवेशन एम्ड एट क्रिएटिंग कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग यूटिलिटी। क्योंकि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं दोस्तों, वो किसी न किसी के यूज़ में आने वाली है। तो जिसके भी यूज़ में वो आ रही है, जो भी उसको अवेल कर रहा है, जो भी उसको ख़रीद रहा है हमारा कस्टमर, उसके लिए भाई उसके हिसाब से हमको वो सामान बनाना है। तो उसके लिए उसकी क्या यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की, हम जिस बिज़नेस में आ रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, यूज़ कितना है उसका, साथ ही साथ उसका दाम कितना होगा। क्योंकि अगर कोई छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा दाम में बने, या कोई नई चीज़ हम बहुत हाई फाई दाम में अगर इंट्रोड्यूस कर दे, तो शायद हमारी मार्केट वहीं पर कम हो जाती है। बाय एडेप्टेशन ऑफ द कस्टमर्स सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी बाय डिलीवरिंग व्हाट रिप्रेजेंट्स ट्रू वैल्यू टू द कस्टमर। हम जिस जगह पर रहते हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो बहुत असर डालता है हमारे ऊपर, और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी सोशल दायरे में रहकर ही चलती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सामान हम बना रहे हैं या जिन प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज़ बना दी, जो कुछ ऐसे कपड़े बनाए जो हमारे इंडियन मौसम के अनुकूल नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी मार्केट उतनी नहीं आने वाली है। हमको उन चीज़ों को बनाना है, लाइक मैं अगर फूड्स की, फास्ट फूड्स की भी बात करूं, तो जो क्लाइमेट होता है, जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, वो हर कंट्री की, इवन हर स्टेट की अलग अलग होती हैं। तो हमें स्टेट का ना सिर्फ जोग्राफिकल कंडीशन, बल्कि जो उसकी सोशल कंडीशन है, सोशल वैल्यूज़ हैं। आप बिहार में जाइए और वहाँ जाकर बड़ा पाव का बिज़नेस शुरू करिए, या फिर साउथ इंडियन खाने का स्टॉल शुरू करिए, तो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि आप बाटी चोखा का बिज़नेस करें या बाटी चूरमा का बिज़नेस करें। तो जो वहाँ का लोकल चीज़ है, जो वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ है, उसको ध्यान तो किसी भी जगह के सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जो चीज़ अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं, क्या क्या सोशल या मॉरल या इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हैं जो हम उस तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, किसी बिज़नेस में आते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए। एक शुरुआत होती है किसी भी बिज़नेस की, जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो
हमारे दिमाग में अलग तरह के कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, हम ये बनाएँगे, हमको इससे इतना प्रॉफ़िट होगा, हमको इससे इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, फिर हम रिपीट हमको इससे इतना प्रॉफ़िट होगा, हमको इससे इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, फिर हम ये अर्न करेंगे, वो अर्न करेंगे, इतनी सक्सेस मिलेगी। बट एक्चुअली जब हम उसमें पहला स्टेप डालते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हम हैं कहाँ। ये और कभी-कभी ये भी होता है कि हम एक बिज़नेस शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एकदम ठंडे पानी में पैर डालिए और अचानक आपको करंट सा लगता है और आप वापस खींच लेते हैं। एकदम ऐसे ही कई बार एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी होता है कि वो बिज़नेस लाइन में पैर तो डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि हमसे नहीं होगा या ये हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि जो फैक्टर्स सामने आते हैं वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वो अपने आप को उस पूरी पर्टिकुलर चीज़ से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल यही बात है कि आपको पेशेंस के साथ काम लेना है, आपको उस रिस्क के साथ जूझना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं तोड़ना है और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको सबमिसिव रहते हुए अपने काम को अंजाम देना है। और जो लोग एक्चुअली अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो पिछले एक्सपीरियंसेस की बात होती रही है। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर जगह होती है। हमें नहीं मालूम होता है कि इस अगले स्टेप पे हमको क्या चीज़ मिलने वाली है, कौन सा रिस्क फैक्टर आने वाला है। और ये बात तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है जब हम इस फील्ड में एकदम नए होते हैं या हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको ये काम अचीव ही कर लेना है, ये रिजल्ट अचीव ही कर लेना है, उसके बाद हमारी ये प्रोसेस थोड़ी सी आसान होने लगती है। लेंदी हो सकती है, शायद हमने इस काम के लिए 1 महीना लिया हो, लेकिन 1 महीने के बजाय हमको उसमें 3 या 4 महीने लग जाएँ। लेकिन अगर हम फ़ोकस्ड हैं अपने काम के लिए, तो हम बहुत आराम के साथ उन चीज़ों को जो सामने हमारे आ रही हैं, उनके साथ कोप अप करते हुए आगे निकल जाते हैं। It has an important role in the context of a developing nation like India, which is confronted with major socio-economic problems. ये बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कही कि एंटरप्रेन्योर अपने देश की इकोनॉमी को बदलने में बहुत मदद कर सकता है। और अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, इनफैक्ट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, उतने कॉमर्शियल अभी शायद नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मिल के जब एक एंटरप्रेन्योर काम करता है, तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी को जो फ़ायदा होता है या हो रहा है, वो सबके सामने है। वी आर सेटिंग द एग्जाम्पल्स। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ अ कंट्री बट इन द फार्म एंड सर्विसेज सेक्टर्स ऑल्सो। किसी भी सेक्टर में मदद करता है। बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। मैंने अगर सोशल चीज़ें आपको एग्जाम्पल कोट किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ सर्विस सेक्टर्स हैं, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या इंडस्ट्री नहीं है। जब आप एंटरप्रेन्योर्स एज अ करियर, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या आपको दे सकती है, जब आप इस सेशन में जानेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर एक बेहतर करियर देने में मदद करती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एज एन इनोवेशन, सारा काम, सारा खेल ही इनोवेशन का है। आइडियाज़ तो हमारे पास बहुत सारे हैं। ज़मीन यही है, आसमान यही है, हवा यही है, धूप यही है, लेकिन इसमें कोई एक फैक्टर ऐसा ज़रूर है जो आपके लिए बिल्कुल स्पेशली अलग से है। आपको उसको ढूँढना है और उसको इनोवेट कर देना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक टूल, बेसिक थ्योरी यही है कि हम किसी नई चीज़ को सामने लेकर आएँ, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने ना सोचा हो। अगर मैं आपको ले जाऊँ ओला कैब्स की तरफ, उबर कैब्स की तरफ, बल्कि ओला से शुरुआत हुई तो ओला की बात मैं करूँ, तो शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक रेंटल टैक्सी इतना बड़ा इन्वेंशन बन के सामने आ सकती है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन के हमारे सामने खड़ी हो सकती है। तो आपके अंदर वो जो एक चीज़ है, उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए। अपने वेंचर्स को डालने में आपको शायद उतना टाइम ना लगे, लेकिन जब आप उस पे काम करना शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन्ड रहना है, ऑर्गेनाइज़्ड रहना है, रिस्क के साथ आपको खेलना आना चाहिए। एक चेंज
लाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट इनोवेटिंग द थिंग्स। एक अलर्टनेस होनी चाहिए हमारे अंदर हमेशा हमारे सामने हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक सेइंग भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में ज़रूर आती हैं एंड इट नॉक्स ट्वाइस एट योर डोर। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है तो उसको अवेल करना सीखिए। उसमें फिर वही सारे कंटेंट्स डाल दीजिए, फिर वही सारे फैक्टर्स डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी समय पर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे तो शायद कोई और उसको ग्रैब कर ले जाएगा और उस पर काम करके वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएगा। तो यहाँ पर अपनी सामने खड़ी हुई जो आपको उपलब्धियाँ मिल रही हैं, जो चीज़ें, जो चांसेस मिल रहे हैं, टाइम आपको जो दे रहा है, उन चीज़ों को पहचानना सीखिए। अब आती है बात कि हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। देखिए ना, इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन फिर अभी बात आ रही है कि हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। बात फिर वही होगी, टर्म्स फिर वही होंगे, शब्द फिर वही होंगे, लेकिन किसी चीज़ को कभी-कभी जब हम रिफ्रेश करते रहते हैं या किसी चीज़ को बार-बार आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो वो चीज़ और भी पुख्ता होके आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपको शायद उसको बार-बार सोचने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। An entrepreneur is an economic agent who unites all means of production and finds value in them. कितनी अच्छी बात है। एक इकोनॉमिक एजेंट की तरह ये काम करता है। मतलब एक इकोनॉमी तो है ही है, पैसा तो है ही है, लेकिन उसका एक एजेंट बनना है जो कि बहुत सारी चीज़ों को साथ में ला करके प्रोडक्शन की सारी जो मीन्स होती हैं, जो चीज़ें हैं, जो ज़रिए हैं, उनको साथ में ला के आपके लिए, आपके देश के लिए, अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहा है। He emphasizes on the functions of coordination, organization and supervision. 3 चीज़ें एक एंटरप्रेन्योरशिप में या एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आती ही आती हैं कि जब वो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट भी करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करेगा और साथ ही साथ सुपरवाइज भी करेगा। और जब ये 3 चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगी, कहने को तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन अगर कीवर्ड्स निकाल लिए जाएँ तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपको एक टीम के साथ अपने काम को, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना है। तो उस ड्रीम को आप तभी फुलफ़िल कर पाओगे जब आपकी टीम जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज्ड होगी। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मार्केट्स। आपके आसपास की मार्केट क्या डिमांड कर रही है, किस चीज़ के बारे में आपको लगता है। जैसे मैंने अभी ओला का एग्जाम्पल लिया, तो लोगों के पास अगर साधन नहीं है, वो कहीं दूर पहुंचना चाह रहे हैं और उनको रीज़नेबल प्राइस में ये कैब वो सर्विसेज मुहैया करा रही है, तो एक बहुत क्लिकिंग आइडिया था ये। तो मार्केट को हमने जाना, समझा। मैंने डब्बा वालाज़ का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी एक नई चीज़ क्रिएट की। फ़ायदा डेफ़िनेटली अगले को, हमको मिल रहा है, लेकिन ज़रूरत सामने वाले की है। तो आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी मार्केट क्या डिमांड कर रही है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यही है एक एंटरप्रेन्योर जो चीज़ों को क्रिएट करना जानता है, छोटी से छोटी चीज़ के साथ एक बड़ा चेंज लाता है, अपनी देश की इकोनॉमी में सहायक होता है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी स्किल्स के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है, इनोवेट करता है और कुछ ऐसा करके दिखा देता है जो बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। आज हमने इस सेशन में जाना कि क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर। अगले सेशन में बात होगी किसी और टॉपिक पर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।